दूसरा टॉपिक जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के सिलेबस में उग्रवाद और विकास के बाद दिया गया है वो है सुरक्षा चुनौतियों में राज्य गैर राज्य कारकों की भूमिका। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हम इसको 4 हिस्सों में बांट कर जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य कारक किसे कहते हैं, गैर राज्य कारक किसे कहते हैं, ये क्यों सुरक्षा चुनौतियों को उत्पन्न करते हैं, ये कैसे या किस प्रकार सुरक्षा चुनौतियों को उत्पन्न करते हैं और फिर इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। इन 5 हिस्सों में बांटकर या 4 हिस्सों में बांटकर इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये समझिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य कारकों की संज्ञा उन्हें दी जाती है जो एक संप्रभु राष्ट्र राज्य के रूप में देखे जा सकते हैं। संप्रभु राष्ट्र राज्य को आप सहज भाषा में, सरल भाषा में कह सकते हैं एक देश। जैसे आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड देश हैं, या कुछ देश ऐसे भी हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। तो हर वह राष्ट्र जिसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक देश के रूप में पहचाना जाता है वो राज्य कारक कहलाता है। मेरे विचार से राज्य कारक बनने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हम राज्य व्यवस्था में बात करते हैं। पहला, उसका भूभाग, क्षेत्र और सीमाएं। दूसरा, जनसंख्या, इसको आप पॉपुलेशन बोलते हैं, तो एक जगह होनी चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए। तीसरा, गवर्नमेंट, सरकार। और चौथा, वो गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी सॉवरेनिटी या संप्रभुता। सो इफ यू हैव दीज 4 थिंग्स तो आप ये कहेंगे कि वो राज्य कारक है। अब गैर राज्य कारक क्या है? तो सभी संस्थाएं, संगठन जो गैर सरकारी चरित्र को रखते हैं, सरकार से स्वतंत्र होकर काम करते हैं, सरकार से परे काम करते हैं, या जिनके कामकाज में सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती, उन्हें हम गैर राज्य कारक कहेंगे। यह जरूरी नहीं है कि हर गैर राज्य कारक का विरोधी हो। ये गैर राज्य कारक दोनों भी हो सकते हैं। दे कैन बी सपोर्टर टू गवर्नमेंट, दे कैन बी अपोनेंट टू गवर्नमेंट। वो सरकार के समर्थक भी हो सकते हैं, वो सरकार के विरोधी भी हो सकते हैं। तो सच तो यह है कि एक शब्द आता है सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज, और हमें यह देखना चाहिए कि नागरिक समाज के अंतर्गत वो संस्थाएं आती हैं जो सरकार से स्वतंत्र रहकर सरकार की सहायता या सरकार का विरोध करती हैं। इसमें एनजीओज होते हैं, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वीओज होते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसके अंतर्गत हित समूह, दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप, लाइक कृषक दबाव समूह, छात्र दबाव समूह, और भीम सेना, रणवीर सेना, बहुत सारे नामों को सुनते हैं। धार्मिक समूह, नृजातीय समूह। इसके अंतर्गत ताकतवर बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आती हैं, और इसी के अंतर्गत हम उन आतंकी संगठनों को, प्रतिबंधित संगठनों को भी रख सकते हैं जो सरकार का विरोध औपचारिक तरीके से नहीं, गांधीवादी तरीके से नहीं, हिंसात्मक तरीके से कर रहे हैं। तो इसीलिए गैर राज्य कारक उन्हें कहा जाएगा जिनका चरित्र गैर सरकारी होगा, और गैर सरकारी चरित्र को रखते हुए जो सरकार का समर्थन या सरकार का विरोध करेंगे, जिसमें हमने कहा एनजीओज होंगे, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, वीओज होंगे, प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे, ठीक, और आपके विभिन्न प्रकार के इथनिक ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, नृजातीय संस्थाएं होंगी, और इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी, और जितने टेरर आउटफिट्स भी हमारे यहाँ देश दुनिया में मिलते हैं वो सब गैर राज्य कारकों के अंतर्गत माने जाएंगे। सो आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि राज्य कारक क्या होते हैं और गैर राज्य कारक क्या होते हैं। अब यदि हम बात करें कि भाई ये क्यों सुरक्षा चिंताओं को लाते हैं, कि इनको समस्या क्या है, तो देखिए राज्य कारकों का मामला तो बहुत स्पष्ट है। कोई भी देश आपका दुश्मन 2 ही कारणों से होता है। एक ऐतिहासिक शत्रुता हो, जैसे हमारी पाकिस्तान के साथ है, या आर्थिक और सामरिक हितों को लेकर लड़ाई हो। आर्थिक हितों में भूभाग हो सकता है, संसाधन हो सकते हैं, नदियों का जल हो सकता है, ठीक, या सामरिक हितों में वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है।
दक्षिण एशिया में वर्चस्व की लड़ाई, एशिया में वर्चस्व की लड़ाई के लिए चीन और भारत है, दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान है सार्क के बीच। तो यदि बेसिक किसी भी राज्य के कूटनीतिक विफलता जो होती है, डिप्लोमेटिक फेलियर जो होता है, वो सबसे बड़ा कारण बनता है जिसके कारण पड़ोसी राज्य बेवफा हो जाता है। और यदि पड़ोसी राज्य बेवफा हो गया तो आपकी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाएगा। गैर राज्य कारक देश के अंदर से भी और देश के बाहर से भी आपकी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकते हैं। भारत के अंदर सिमी जैसे संगठन जिनको प्रतिबंधित किया गया है, या सीपीआई माओइस्ट जैसे संगठन जिनको प्रतिबंधित किया गया है, ये देश के अंदर गैर राज्य कारक हैं जो सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। जबकि देश के बाहर कश्मीर के टेरर आउटफिट्स हैं, इस्लामिक स्टेट है, ये सारी संस्थाएं जो हैं वो हमारी सुरक्षा को चुनौती दे रही हैं। और मामला सामरिक सुरक्षा का नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से जो हमारे बाजारों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, हमारी आर्थिक सुरक्षा को भी चुनौती दी जा रही है। तो ये सारी संस्थाएं जो देश के अंदर या बाहर से काम कर रही हैं वो सुरक्षा चुनौतियां दे रही हैं। राज्य कारकों की सुरक्षा चुनौतियों को से जुड़ने का कारण है उनके साथ हमारे वैदेशिक संबंधों का प्रभावी ना होना, या कूटनीतिक संबंधों का प्रभावी ना होना, या शत्रुतापूर्ण आग्रह होना। और गैर राज्य कारकों का कारण हो सकता है उनमें आंतरिक विरोध हो, असंतोष की भावना हो, सापेक्षिक वंचना की भावना हो, राष्ट्र के प्रति या राष्ट्र में हो रहे स्थापित सत्ता के प्रति उनके मन में विद्वेष हो। जैसे बहुत सारे एनजीओस पर आरोप है कि वो सरकार को बदनाम करने के लिए काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के मामले में गलत तरीके से काम करते हैं, एमनेस्टी पर भी आरोप लगते हैं, एनजीओस पर आरोप लगता है कि वो टेरर फंडिंग को हमारे यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं। तो सरकार के प्रति उनका विद्वेष भी एक कारण बन सकता है। ठीक है, ये सारे, या फिर वो राज्य कारक जो हमसे सीधे तरीके से जुड़ना नहीं चाहता है, वो दूसरे तरीके से, मतलब आप सामने से लड़ाई नहीं लड़ सकते तो छद्म वॉर या सूडो वॉर के माध्यम से, वो आतंकी संगठनों के माध्यम से, एनजीओस के माध्यम से ये एक प्रयास करता है कि आपके देश की सुरक्षा को चुनौतियां दी जाएं। और ये सुरक्षा चुनौतियां किन रूपों में होंगी? वो सीमा पार आतंकवाद के रूप में होंगी, वो फॉरेन इंड्यूस्ड करेंसी नोट्स, नकली नोटों के प्रसार के रूप में होंगी, वो आपके देश के अंदर के असंतोष को उभारने के रूप में होंगी, आपके देश के अंदर क्षेत्रवाद, जातिवाद, नक्सलवाद इत्यादि को फैलाने के रूप में होंगी, वो आपके देश पर विभिन्न प्रकार के आतंकी हमलों के रूप में होंगी। तो यहां राज्य और गैर राज्य कारक आपस में गठजोड़ करके, शत्रुतापूर्ण आग्रह रखकर किसी देश की सुरक्षा को चुनौती दे सकते हैं। वो विभिन्न प्रकार की तस्करी को बढ़ावा दे सकते हैं, वो ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के जितने भी रूप हम सोच सकते हैं, उन सभी रूपों में सुरक्षा चुनौतियां राज्य और गैर राज्य कारकों के द्वारा हमको प्रदान की जाती हैं। यहां समझने की बात यह है कि वर्तमान परिदृश्य में यदि हम समाधान के तौर पर जाएं, या आपसे यह कहें कि राज्य गैर राज्य कारकों की भूमिका क्या सदैव एक जैसी रही है या वो बदलती रही है, एक टॉपिक ये भी बन सकता है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप ये कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा संबंधी मामलों पर राज्य और गैर राज्य कारकों की भूमिका समय के साथ बदलती रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक के दौर में राज्य कारक प्रत्यक्ष रूप में होते थे और दुनिया के देशों के बीच सीधी सीधी लड़ाई होती थी। वो लड़ाई आर्थिक हितों की हो, सामरिक हितों की हो, साम्राज्यवाद की हो, वर्चस्ववाद की हो, उपनिवेशवाद की हो, लेकिन लड़ाई आमने सामने की होती थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के सिनेरियो में बाद के परिदृश्य में हम राज्य कारकों को थोड़ा कम होते और गैर राज्य कारकों को उभरते देखते हैं, और इसके कई कारण हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ नुकसान अब दुनिया के देशों को सीधे लड़ने से रोकता है। यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं का उदय अब दुनिया के देशों को सीधे लड़ने से रोकता है। ठीक, दुनिया का दो ध्रुवों में बंट जाना और कोल्ड वॉर के अंतर्गत एक दूसरे से सीधे नहीं छुपकर लड़ाई लड़ना, जिसको कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, छद्म युद्ध कहते हैं, ये उनको सीधे तरीके से जुड़ने से रोकता है। अब दुनिया के देशों का पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण शुरू होता है, अमेरिकी गुट में और रूसी गुट में। वो ये जानते हैं कि सीधे वॉर में दुनिया को सीधे नुकसान होगा, इसलिए वो पर्दे के पीछे से आर्थिक गुट बनाकर, सामरिक गुट बनाकर, नाटो गुट बनाकर, वारसा गुट बनाकर लड़ने की कोशिश करते हैं।
और सबसे बड़ा कारण है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जन्म लेते हैं, नरसंहार के हथियार। अब दुनिया के दोनों गुट जानते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, जिनके माध्यम से दुनिया मिनटों में तबाह हो सकती है। तो अब दुनिया के देश सामने से नहीं लड़ेंगे, पर्दे के पीछे से लड़ेंगे। और पर्दे के पीछे की लड़ाई राज्य कारकों से नहीं, किन कारकों से होगी? गैर राज्य कारकों से होगी। अब इस लड़ाई में वो फंडिंग के द्वारा देशों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे, आर्थिक सहायता जिसको बोलते हैं। अब वो यूनाइटेड नेशन पर अपना प्रभाव बढ़ाकर जो दो गुट हैं वो ये कोशिश करेंगे कि दूसरे अपने शत्रु देश को क्या पहुंचाया जाए? नुकसान पहुंचाया जाए। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी वीटो पावर को मिसयूज करके सुरक्षा चुनौतियों को गंभीर करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट नहीं, किस रूप में? इनडायरेक्ट रूप में। वो अपने द्वारा फंडेड एनजीओस के माध्यम से दुनिया के देशों में हस्तक्षेप करेंगे। और इसके अलावा आप ये देखते हैं कि ये कोल्ड वॉर का ही दौर है, जहां पर कोल्ड शीत युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा और रूस द्वारा अफगानिस्तान, आपके पाकिस्तान में बहुत सारे टेरर आउटफिट्स को भी जन्म दिया जाएगा। तालिबान का उदय हो, अल-कायदा का उदय हो, इन सारे उदय के पीछे हम राज्य कारकों की प्रेरक भूमिका देखते हैं, जो गैर राज्य टेरर आउटफिट्स को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। तो एक प्रश्न बनकर पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुरक्षा चुनौतियां राज्य कारकों से कम गैर राज्य कारकों से ज्यादा दिखती हैं? 1990 के बाद गैर राज्य कारकों में मल्टीनेशनल कंपनीज का पदार्पण हो जाता है। अब हम आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाकर दुनिया की सुरक्षा, देशों की सुरक्षा को चुनौती देते हैं। और 2000 के बाद सुरक्षा चुनौतियों में साइबर सुरक्षा का आयाम जुड़ जाता है। अब आईटी तकनीक में ताकतवर देश, जैसे अमेरिका के पास सारे इंटरनेट सर्वर्स भी हैं, इंटरनेट कंट्रोल भी है। तो एंटोनियो स्नोडन ने खुलासा किया कि अमेरिका द्वारा दुनिया भर के देशों की सुरक्षा जानकारियों को क्या किया जा रहा है? चुराया जा रहा है। विकीलीक्स के खुलासों से पता चला कि किस तरीके से साइबर सुरक्षा के अंतर्गत दुनिया के देश एक दूसरे, जो साइबर ताकतवर देश हैं, इजराइल है, रूस है, अमेरिका है, वो दुनिया के दूसरे देशों की साइबर सुरक्षा की कमियों का लाभ उठाकर सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। तो आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां हों, साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां हों और सामरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां हों, ये सारी चुनौतियां वर्तमान परिदृश्य में राज्य कारकों से कम गैर राज्य कारकों से ज्यादा मुखर नजर आती हैं। और इसीलिए अब ये समय आ गया है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य कारकों को तो हम यूनाइटेड नेशन के मंच के तहत दिशा निर्देशों से या यूनाइटेड नेशन के रेगुलेशन से बांधकर रोकने की कोशिश करें, या द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश करें, बेहतर संबंध बनाकर। लेकिन गैर राज्य कारकों के प्रति दुनिया के देशों को एकजुट रवैया अपनाना पड़ेगा। आतंकवाद के मामले में हम देखते हैं कि आतंकवादी संगठनों के खिलाफ दुनिया के देशों की राय एक नहीं है। वो अपने देश में हो रही आतंकी घटनाओं के लिए तो संगठनों को जिम्मेदार मानता है, लेकिन दूसरे देशों में जब ये आतंकी संगठन काम करते हैं तो वो कहता है ये तो आजादी की लड़ाई है। तो पाकिस्तान में आतंकी घटना हो तो वो बैड टेरर है, लेकिन कश्मीर में आतंकी घटना हो तो गुड टेरर है। अमेरिका इसी प्रकार फिलिस्तीन के आतंकी संगठन को गलत मानता है, लेकिन इजराइल की आक्रामक कार्रवाई को सही ठहराता है। रूस चेचेनिया में जो हो रहा है उसको गलत मानता है, लेकिन फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसको आज़ादी की लड़ाई बताता है। चीन ज़िंगजियांग में जो हो रहा है उसको गलत मानता है, लेकिन कश्मीर में जो हो रहा है उसको सही बताता है। जब तक दुनिया के देशों के आतंकवाद पर, आतंकवादी संगठनों के प्रति दोहरा रवैया रहेगा, तब तक इसके खिलाफ लड़ाई एकजुट नहीं हो सकती। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को अलग अलग मंचों पर उठाया है। तो ये समाधान का तरीका हो सकता है कि एनजीओज रेगुलेशन को लाया जाए, टेरर आउटफिट्स के खिलाफ एक राय बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के कार्यकलापों की निगरानी की जानी चाहिए और हित समूह, दबाव समूहों की गतिविधियों के अंतर्गत भी एक निगरानी तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। तब हम गैर राज्य और राज्य कारकों से सुरक्षा चुनौतियों का निदान कर सकते हैं। तो अब हम इन जनरल राज्य कारक और गैर राज्य कारक कैसे किसी भी देश की सुरक्षा चुनौतियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बारे में परिचित हैं। हमने ये जाना कि राज्य कारकों के काम करने की एक अपनी रणनीति होती है, गैर राज्य कारकों के काम करने की एक अपनी रणनीति होती है। और ये देखा गया है कि राज्य कारक गैर राज्य कारकों की सहायता करने के लिए अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। आई थिंक पिछले साल 2019 के यूपीएससी के मेंस में एक क्वेश्चन आया था
कि कश्मीर में किसी आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी OGIs या OGWs, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, वो किस तरीके से आतंक को आगे बढ़ाकर काम कर रहे हैं। तो यहां OGWs को प्रेरित करने वाला कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हो गया राज्य कारक और OGWs क्या हो गए? गैर राज्य कारक। OGWs या ओवरग्राउंड वर्कर्स का मतलब सीधे सीधे उन संगठनों और उन क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं से है जो आतंकवाद को पोषित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम करते हैं। और उनके काम करने का तरीका वही होगा, विचारधारा को फैलाएंगे, पैसों को इकट्ठा करेंगे। तो इस आंसर में आपको वही लिखना था कि प्रोपोगेंडा, प्रश्रय, विचारधारा का विस्तार, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया, भर्ती का अभियान, लोगों से लिंक, सरकारी मशीनरी तक घुसपैठ, भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रवेश, आतंकी योजनाओं की निगरानी, आतंक की योजनाओं का क्रियान्वयन, इन सबको ओवरग्राउंड वर्कर्स ने किया है। और यदि आप ये रोकना चाहते हैं तो आपके पास तरीका यही है कि आप राज्य गैर राज्य कारकों की लिंकेज को, यानी कनेक्टिविटी को खत्म करने की कोशिश करें। तो राज्य गैर राज्य कारकों को जनरल पर्सपेक्टिव में समझने के बाद हम इंडियन पर्सपेक्टिव में जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के संदर्भ में इंडियाज कंसर्न कौन कौन से स्टेट फैक्टर या नॉन स्टेट फैक्टर हैं और वो क्यों और कैसे भारत की सुरक्षा चुनौतियों को जन्म दे रहे हैं या भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। सो लेट अस ट्राई एंड आइडेंटिफाई, ठीक, कि भारत से जुड़े स्टेट फैक्टर और नॉन स्टेट फैक्टर्स में हम किनको रख सकते हैं। लेट अस ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया सो दैट विल बी एबल टू डिपिक्ट द थिंग्स इन अ क्लियर मैनर। एक नक्शा बनाकर कोशिश करते हैं। ठीक, अब देखिए भारत के यहां पाकिस्तान, यहां चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार या बर्मा, बांग्लादेश, ठीक है, अफगानिस्तान उस जगह पर है। लेकिन यहां पर यदि हम आगे जाएं तो ये हमारे राम भगवान के सेतु से जुड़ता हुआ जाफना, ये हो गया आपका श्रीलंका। और यहां पर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स के साथ जब आगे जाएं तो यहां से आ जाता है सुमात्रा, यानी सुमात्रा मतलब हो गया इंडोनेशिया। और यदि हम यहां पर आगे जाएं तो लक्षद्वीप के नीचे यहां पर आपको कहीं दिखेगा, या थोड़ा और नीचे ले लें आप, यहां, ठीक है, ये हो गया आपका मालदीव। मेरा यह मानना है कि यदि हम भारत की सुरक्षा चुनौतियों से जुड़े स्टेट फैक्टर्स की बात करें तो ये भारत के पड़ोसी देश जो लैंड बाउंड्रीज से जुड़े हैं, और ये भारत के पड़ोसी देश जो उसकी कौन सी बाउंड्री से जुड़े हैं, वाटर बाउंड्री से जुड़े हैं, हम इन सारे देशों को कौन से फैक्टर्स के तौर पर, स्टेट फैक्टर्स के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये सारे राज्य कारक समान सुरक्षा चुनौतियों को पैदा करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियों पैदा करने वाले लेवल 1 के लेवल पर हैं। लेवल 1 पाकिस्तान और चाइना। लेवल 2 के लेवल पर जो चुनौती पैदा करते हैं वो है बांग्लादेश, बर्मा, यही कहा जा सकता है लेवल 2 के लेवल पर, ठीक है। और लेवल 3 के लेवल पर यदि हम देखें
तो ये जो नेपाल भूटान जो हमारे मित्र हैं, और उसके अलावा 3 ओशनिक बाउंड्री वाले देश जिसमें हम इंडोनेशिया, श्रीलंका और अभी मालदीव को ये कहा जा रहा है कि वो वहां पर भी आईएस के आउटलेट बनकर भारत की सुरक्षा की चुनौतियां पैदा हो रही हैं, यानी इनको रखा जा सकता है लेवल 3 पर। तो यदि आपसे पूछे कि भारत की सुरक्षा चुनौती प्रदान करने वाले राज्य कारक कौन से हैं, तो आप कहेंगे कि भारत की सुरक्षा को चुनौती कर देने वाले राज्य कारकों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ठीक, सघन चुनौती से जुड़े कारक, मध्यम चुनौती से जुड़े कारक और निम्न चुनौती से जुड़े कारक। सघन में आपके आ जाएंगे पाकिस्तान, चाइना, मीडियम में आ जाएंगे आपके बांग्लादेश और बर्मा, और जनरल में आ जाएंगे आपके नेपाल, भूटान, क्योंकि चुनौती तो कहीं से भी पैदा हो सकती है, और उसके अलावा लैंड सी बाउंड्री से जुड़े देश श्रीलंका, मालदीव, और उसके अलावा हम किसको ले रहे हैं? ठीक है, इनफैक्ट इंडियन ओशन में मॉरिशस जो है अरेबियन सी में, वो भी सी सिक्योरिटी के हिसाब से या मरीन पायरेसी की दृष्टि से जुड़ सकता है, लेकिन हम इन 3 को ले रहे हैं। अब आपको यहां यह समझने की कोशिश करनी है कि आप इंडिविजुअल केस स्टडी के द्वारा यदि हर देश से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों को बताएंगे, तो यहां पर राज्य कारकों से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां कौन सी हैं और क्यों हैं। कौन सी हैं, ये है इंटरनल सिक्योरिटी के आयाम, जो मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया है। कौन सी हैं, तो वाद है, कौन सी हैं तो तस्करी है, ठीक है, कौन सी हैं तो माफिया से गठजोड़ है, कौन सी हैं तो आर्थिक चुनौतियां हैं, कौन सी हैं तो साइबर चुनौतियां हैं। यानी किसी भी देश से जुड़ी चुनौतियां यदि आपसे पूछी जाएं तो 5 हिस्सों में बांट दीजिए। वहां से आतंकवाद आ रहा है, अलगाववाद आ रहा है, संप्रदायवाद आ रहा है, ठीक है, 2-4 चुनौतियां वो हो जाएंगी। दूसरा, वहां से अलग अलग प्रकार की तस्करी हो रही है। तीसरा, वहां से संगठित अपराध से नेक्सस हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह ये हो रही है। चौथा, वहां से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, फॉरेन इंड्यूस करेंसी नोट, नकली नोटों का प्रसार हो रहा है। पांचवा, वहां से विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम्स उभर रहे हैं। छठवा, वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का विकास कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, और वो सारे वेपन हमारी सुरक्षा के लिए क्या बन सकते हैं? खतरा बन सकते हैं। तो ये सुरक्षा की चुनौतियां हैं। ठीक, इसके अलावा और आगे लेवल पर लेकर जाएं तो आप एयर मिसाइल डिफेंस से जुड़ी चुनौतियां हो सकती हैं कि अंतरिक्ष के स्तर पर हमारे लिए सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, जहां से अंतरिक्ष से हमारी निगरानी हो, हमारी जासूसी हो, या एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण हो, ड्रोन जैसे उपकरण हो, जासूसी उपग्रह हो। तो ये सब सुरक्षा चुनौतियां हो सकती हैं। कोई भी देश आए, यदि आपके साथ कटुतापूर्ण संबंध है, तो आप बोलिए इन सुरक्षा चुनौतियों को वो क्या देता है? जन्म देता है। इन्हीं में एक चीज और जोड़ दीजिएगा, अवैध अप्रवासी शरणार्थियों को भेजना हो, अवैध अप्रवासी हो, ठीक है, तो वो देश के अंदर असंतोष बढ़ाने से लेकर, तस्करी करने से लेकर, अवैध लोगों को भेजने से लेकर, आर्थिक सामरिक सुरक्षा को, तकनीकी सुरक्षा को चुनौती देने से लेकर, जरसहार के हथियारों से लेकर, हर तरीके से चुनौती पैदा कर सकता है। तो यहां पर ये इंटरनल सिक्योरिटी है। लेकिन यदि कोई पूछे कि भाई चाइना या पाकिस्तान क्यों चुनौती दे रहा है, तो यहां पर आईआर आ जाएगा, यानी राज्य गैर राज्य कारक। इनफैक्ट राज्य कारक क्या होते हैं, गैर राज्य कारक क्या होते हैं, इसे वैसे भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ये राजनीति विज्ञान का टॉपिक है, जहां ये कहा जाता है कि राज्य कारक होते हैं जहां पर क्षेत्रफल हो, भूभाग हो, जनसंख्या हो, संप्रभुता हो, सरकार हो, और गैर राज्य कारक होते हैं जहां पर इंटर गवर्नमेंटल हो, नॉन गवर्नमेंटल हो, इथनिक हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हो। तो ये पॉलिटिकल साइंस से निकला टॉपिक है। तो ये कह रहा है कि कोई भी राज्य कारक इसलिए नुकसान पहुंचाएगा यदि हमारे उसके साथ कूटनीतिक संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो याद रखिएगा,
कि राज्य गैर राज्य कारक से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां जो पैदा हो रही हैं, उसमें राज्य कारक से सुरक्षा की चुनौतियां विविध आयामों में पैदा होती हैं, जो हमने पढ़ाया है इंट्रोडक्शन में। पहला चैप्टर जो था कि कौन कौन सी होती हैं और इनके पीछे जो कारण है उन देशों के साथ हमारे संबंध हैं। यानी कभी भी यदि केस स्टडी लेकर चाइना कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, यदि पूछा जाए तो कैसे तो यही होगा, क्यों का जवाब इस बात से होगा कि हमारे उनके साथ संबंध कैसे हैं, कटु हैं, इसलिए नुकसान पहुंचा रहा है। तो इफ विल गो टू द केस स्टडी लेवल, यहां आईआर का महत्व बनेगा। तो हम यहां पर चाइना पाकिस्तान का केस लेकर देखते हैं कि चाइना भारत की सुरक्षा को क्यों और कैसे चुनौती पहुंचा रहा है। तो बेसिकली हम इंडो चाइना रिलेशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इफ समवन आस्क कि भाई चाइना के द्वारा सुरक्षा चुनौतियां अनेक रूपों में उभर रही हैं, ठीक है, क्यों और कैसे, तो आप कहेंगे कैसे में तो विविध स्वरूप हैं। इसके अलावा ये तो सामान्य बात हो गई, जनरल, कुछ विशेष रूप में भी वो चुनौतियों को जन्म दे रहा है। अब विशेष मैं बताऊंगा, उसके पहले क्यों देखिए। चाइना के साथ क्यों में पहला कारण है हमारी ऐतिहासिक शत्रुता, जिसके मूल में 1962 की वॉर है, हिस्टोरिकल हॉस्टिलिटी है। दूसरा, हालांकि हम इसमें अब काफी पीछे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी एशियाई वर्चस्व की लड़ाई तो है। मतलब कुल मिलाकर आपको बताना है कि चाइना के साथ हमारे संबंध क्यों खराब हो रहे हैं। तो चाइना नहीं चाहता कि वो उसके एशियाई वर्चस्व को चुनौती दे, इसलिए चाइना नाराज है। लेवल 3 में जो सबसे बड़ा एंगल आ रहा है वो है अमेरिका। अब चाइना का लक्ष्य एशिया नहीं विश्व की महाशक्ति बनना है, और उसमें सबसे बड़ा बाधा कौन है? अमेरिका है। चाइना को लगता है कि भारत अमेरिका गठजोड़ मूल रूप से चीन के खिलाफ ही खड़ा किया गया, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है। सच यही है कि अमेरिका भारत का दोस्त इसलिए बना है क्योंकि उसे एशिया में चाइना के प्रत्युत्तर के लिए कुछ चाहिए था। याद रखिएगा, चाइना एनसर्कलिंग इंडिया पॉलिसी चलाता है, जिसके तहत वो भारत के पड़ोसी देशों को अपने नियंत्रण में लेकर भारत को घेर रहा है। लेकिन भारत अमेरिका की इनसर्कलिंग चाइना पॉलिसी का हिस्सा है। तो अमेरिका एक नीति बना रहा है जिसको कहते हैं चीन को घेरने की नीति, और चीन को घेरने की नीति के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख जो रोल है वो किससे निभाना चाहता है? भारत से निभाना चाहता है। जैसे चाइना चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ उलझा रहे और एशिया के सुप्रीम बनकर ना उभरे, वैसे अमेरिका चाहता है कि चाइना भारत के साथ उलझा रहे और विश्व का महाशक्ति बनकर ना उभर पाए। तो ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण चीन के साथ हमारी हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है। जो चौथा कारण है वो बॉर्डर डिस्प्यूट है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि चीन के साथ दुनिया के सबसे बड़े सीमा विवादों में से एक विवाद भारत चीन सीमा विवाद है, जो लगातार ठीक है ना, कई दौरों की वार्ता के बाद भी अभी तक सुलझ नहीं पाई है, और सुलझने की संभावना भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि दोनों पक्ष एडमेंट हैं अपनी अपनी बातों पर। हम कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, और चीन ने बलपूर्वक हमारे क्षेत्रों पर कब्जा भी किया हुआ है। तो फिर कैसे मामला बनेगा? एक और कारण जो चीन द्वारा सुरक्षा चुनौती देने के तौर पर देखा जा सकता है, या जिसको हम कह सकते हैं कि जिस कारण से चीन की भारत के प्रति नाराजगी बनी रहती है या गुस्सा बना रहता है, वो है डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी की लड़ाई, और फिर अब कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की लड़ाई। भारत जो समाजवाद का झंडा उठा रहा था 90 के बाद पर्याप्त पूंजीवादी हो गया है अमेरिका के प्रभाव में, और चीन पूंजीवाद समाजवाद की लड़ाई के साथ चीन उन देशों को बेहतर नजर से नहीं देखता जहां पर पूंजीवाद मुखर है। इसके अलावा भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जबकि चीन लोकतंत्र का घोर विरोधी है। थिएनमान चौक की घटना सब जानते हैं, और इसलिए लोकतांत्रिक देशों के प्रति चीन की दृष्टि वैसे ही टेढ़ी हो जाती है। ठीक, इसके अलावा अब चीन के साथ शत्रुता में एक नया एंगल जुड़ गया है, वो पाकिस्तान एंगल है। चीन की लेटेस्ट गर्लफ्रेंड है पाकिस्तान, जिसका ब्रेकअप हुआ है अमेरिका के साथ। अब
चाइना ने पाकिस्तान में इतना निवेश कर दिया है, वो बेसिकली उसको कॉलोनी बनाना चाहता है। तो चीन अमेरिका जैसे देश, ठीक है ना, ये कहेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाते, कई लोग गर्लफ्रेंड में ऑफेंड हो जाएंगे, मतलब ये लोग चीन अमेरिका जैसे देश जो हैं वो दिल से प्यार नहीं करते, स्वार्थी होते हैं। जब तक यूज होता है तब तक लोगों को यूज करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान इज द न्यू फ्रेंड ऑफ चाइना, बट वेयर दे इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी अंडर देयर इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड अदर थिंग्स, दे वांट टू सी पाकिस्तान एज देयर इकोनॉमिक कॉलोनी। और ऐसे में भारत पाकिस्तान का विरोधाभास तो सीधे वही एंगल हो जाता है कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा भी क्या है, दुश्मन है। तो पाकिस्तान एंगल भी चाइना को कहीं ना कहीं क्या बना दे रहा है, ठीक है। अंतिम लड़ाई वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ की है। तमाम विरोधाभासों के बाद भी चीन अंततः एक कट्टर साम्यवादी राष्ट्र है और भारत में दक्षिणपंथी उभार इस समय बहुत चरम पर है। तो लेफ्ट वर्सेस राइट को भी भारत चाइना कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत देखा जाना चाहिए, जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि भारत में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जिसको अर्बन नक्सल के तौर पर देखा जा रहा है, तो चाइना ठीक साम्यवाद के पतन से या साम्यवाद के भारत में विरोध से या साम्यवाद को भारत में नकारे जाने से बहुत खुश नहीं है। तो यह भी एक कारण बनकर उभरता है। चीन की तो मजबूरी है भारत का बाजार, वरना चीन हर क्षण भारत से युद्ध के लिए तत्पर है। तो यह भी एक बड़ा कारण बन सकता है, जिसके कारण ये कह सकते हैं कि चाइना एक राज्य कारक के रूप में भारत के प्रति अपनी दृष्टि टेढ़ी कर लेता है। तो सामान्य तौर पर चाइना उन सारे वाद, तस्करी, डंपिंग, इन सब को जन्म देता है। विशेष रूप में चाइना द्वारा सुरक्षा को चुनौती कैसे दी जा रही है या दी जा सकती है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। चीन के पास कुछ विशेष स्थितियां हैं। सबसे पहली चुनौती जो दे रहा है चाइना विशेष रूप में, वो काराकोरम पास या काराकोरम दर्रे के माध्यम से रोड निर्माण के द्वारा है। दूसरा, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के पास डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के द्वारा है। तीसरा, ब्रह्मपुत्रा पर डैम्स बनाकर भारत को वाटर टेररिज्म की धमकी चीन द्वारा दी जाती है। जब हमने इंडस वैली की बात की थी कि इंडस ट्रीटी को तोड़ेंगे, तो उसने भी कहा था ब्रह्मपुत्रा हमारे पास है, तो ब्रह्मपुत्रा पर डैम बनाकर वाटर टेररिज्म से जोड़ने की बात की जाती है। सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर चीन द्वारा दावा किया जाता है। काराकोरम दर्रे से भारत की निगरानी की जा रही है। नेक्स्ट, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपा परियोजना है, उसके माध्यम से भारत को सुरक्षा चुनौती देने का चीन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ये सीधे डायरेक्ट वो हैं। पांचवा, इसको स्ट्रिंग पर्ल की नीति या पर्ल ऑफ स्ट्रिंग की नीति ऐसा कहते हैं ना, तो फिर वही भारत को घेरने की नीति के तहत चीन द्वारा भारत के पड़ोसी देशों के साथ पगार संबंध बनाकर वहां भारी निवेश किया जा रहा है। नेपाल हो, भूटान हो, बर्मा हो, जैसे भारत ने कलादान सितवे किया तो सितवे में वो चला गया। भारत ने श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध बनाए तो चीन ने वहां पर बंदरगाह विकास के लिए पैसा दे दिया। तो श्रीलंका के रास्ते, बर्मा के रास्ते, नेपाल के रास्ते, पाकिस्तान के रास्ते, इसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल या क्या कहेंगे, एनसर्कलिंग इंडिया पॉलिसी। भारत को घेरने की नीति के तहत चीन भारत को सुरक्षा चुनौती दे रहा है। नेक्स्ट, इंडियन ओशन में चीन द्वारा बहुत सारे द्वीपों पर अपना नियंत्रण कर लिया गया है और वहां नौसैनिक अड्डे बना दिए गए हैं। बर्मा का एक आइलैंड है यहां पर कोको आइलैंड। इस कोको आइलैंड में चीन ने अपना नौसैनिक बेस बनाकर मिसाइलें तैनात कर दी हैं, जो भारत के हर क्षेत्र को अपनी जद में रखती हैं। तो चीन की ये जो नीति है, ये नीति भी भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। तो इसको आप इसके अंतर्गत बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, इसी से ध्यान आया, भारत चीन के इसके अंतर्गत ऐतिहासिक शत्रुता के पहले तिब्बत को संरक्षण है। यहीं से तो शत्रुता शुरू हुई, वरना तो पंचशील खिंच जाता। दलाई लामा से लेकर तिब्बतियों को जो हम संरक्षण दे रहे हैं, वहां से दिक्कत की बात है। तो आप बताइए कि चीन द्वारा तिब्बत क्षेत्र में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, लासा को इंटीग्रेट करने की जो कोशिश की जा रही है, तो चीन की पहुंच अब भारत की सीमाओं तक बहुत निकट बन चुकी है और यह भी भारत की सुरक्षा को चुनौती के तौर पर है। अरुणाचल प्रदेश और ये जो अक्साई चीन वाला जो इलाका है, इस क्षेत्र में चीन द्वारा सैन्य अड्डों को या
सेना के बेस को बना लेना, ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जो दर्रे हैं, पासेस हैं, ट्रेड पासेस हैं, जैसे यहाँ नाथुला पास है या माना, थागला, नीतिला, लिपुलेख, ऐसे 4 पासेस हैं। तो उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के दर्रों का फायदा उठाकर, पासेस का फायदा उठाकर, ये दर्रे तो काराकोरम दर्रा है, बाकी पासेस के माध्यम से भी यदि चीन चाहे तो भारत की सुरक्षा को चुनौती दे सकता है। तो यदि आप इतने सारे आयाम को, सारों को इकट्ठा करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये सब दिखा रहा है कि चीन भारत के लिए विभिन्न प्रकार की सुरक्षा चुनौतियां अलग अलग तरीकों से या कारणों से उत्पन्न कर रहा है। यह है चीन द्वारा या राज्य कारक द्वारा भारत की सुरक्षा को चुनौती। ठीक है, चलिए, तो चाइना के बाद अब हम दूसरे स्टेट पर चलते हैं, और दूसरा स्टेट जो है वो है पाकिस्तान के रूप में राज्य कारक। हालांकि हमने जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के अंतर्गत और अन्य मुद्दों पर ये बहुत स्पष्ट तौर पर बताया है कि पाकिस्तान कैसे और क्यों भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं पैदा करता है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत यदि आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान राज्य द्वारा प्रेरित सुरक्षा चुनौतियां क्यों हैं और कैसे हैं, तो कैसे तो वही आ जाएगा, क्यों है पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ठीक, और पाकिस्तान के साथ जो बिंदु हमारे साथ जोड़ते हैं, पहला, विभाजन की त्रासदी। दोनों देश भूल नहीं पाए हैं कि उनका विभाजन किन मुद्दों पर हुआ, और उस विभाजन के दौरान जो त्रासदी हुई, घटनाएं हुई, वो बहुत पीड़ा का विषय है। तो हमारे संबंध खराब क्यों हैं, हम ये बोल रहे हैं। दूसरे लेवल पर युद्धों का इतिहास, हम 2 औपचारिक 65 और 71 और एक अनौपचारिक कारगिल वॉर लड़ चुके हैं। तीसरी बात, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद, इसको नकारा नहीं जा सकता। यही भारत और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा चुनौतियों का या संबंधों की कटुता का सबसे बड़ा कारण है। ठीक, चौथा, पीओके टेरर कैंप्स। पांचवा, विभिन्न टेरर आउटफिट्स को पाकिस्तान द्वारा प्रश्रय, यानी पाकिस्तान विभिन्न आतंकी संगठनों को समय समय पर क्या करता है, सहायता देता रहता है। इसीलिए भारत में पाकिस्तान के रास्ते सुरक्षा चुनौतियां पैदा होती हैं। तो ये भी एक कारण है भारत पाकिस्तान संबंधों के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट, एलओसी से जुड़ी घटना। लेकिन इन सब से परे जो सबसे बड़ा कारण है भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष का, उस पर हमने पिछले टॉपिक में चर्चा की थी, वो है कश्मीर। इनफैक्ट ये कहा जाता है यदि कश्मीर सुलझ जाए तो भारत पाकिस्तान से जुड़े सारे विवाद अपने आप सुलझ जाएंगे, चाहे वो सरक्रीक से जुड़े हों, चाहे वो सीमा पार तस्करी से जुड़े हों, चाहे वो आतंकवाद से जुड़े हों, अलगाववाद से जुड़े हों। तो भारत पाकिस्तान के बीच सुरक्षा, यानी पाकिस्तान एक राज्य कारक के रूप में इसलिए भारत से नाराज है क्योंकि एक कश्मीर का विलय वो नहीं कर पाया, और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान की पीड़ा, ये पाकिस्तान के गले से कभी नहीं उतरती। यानी कश्मीर को, पाकिस्तान को क्या लगता है कि तुमने हमारे गले की नस दबाई हुई है और हमारा एक हाथ काटकर हमसे अलग कर दिया है। अब ऐसा देश, जैसे पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है, तो ऐसी स्थिति में जब हम आपके कारण एक हाथ खो चुके हैं और सांस नहीं ले पाते हैं, हम अपनी तरफ से जितना रिटेलिएट कर सकते हैं करेंगे, और आपकी सुरक्षा को जो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएंगे। तो यही पाकिस्तान के कारणों के अंतर्गत बता सकते हैं कि पाकिस्तान एक राज्य कारक के रूप में क्यों चुनौती देता है। कैसे चुनौती देता है, तो उसके बहुत सारे अलग अलग रूप हो सकते हैं, अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। तो कैसे चुनौती देता में आप स्वरूप पर बात करेंगे, जिसमें वाद, तस्करी, नकली नोटों का प्रसार, साइबर टेरर, हैकिंग, वो सब बता दीजिए। और स्वरूप के साथ आप घटनाओं का भी उल्लेख कर सकते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं का। बड़ी घटनाओं के अंतर्गत आप लेटेस्ट उदाहरणों में ये बताइए कि बम्बई हमले, जो बम्बई के जो विस्फोट थे 1993 के, उनमें पाकिस्तान का हाथ था और पाकिस्तान द्वारा दाऊद को क्या दिया गया, प्रश्रय दिया गया। 2001 के संसद के हमले में पाकिस्तान का हाथ था। 2008 के ताज मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ था। 2016 के उरी हमले में, और फिर
पठानकोट हमले में और उसके बाद हाल ही में हुए पुलवामा हमले में, तो आप उन घटनाओं का उल्लेख कर दीजिए और ये बताइए कि इन माध्यमों से पाकिस्तान भारत की सुरक्षा को क्या दे रहा है, चुनौती दे रहा है, या अलग अलग मंचों पर भारत की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान द्वारा चुनौती देने के अंतर्गत घटनाएं, स्वरूप, इनका उदाहरण दे सकते हैं। और तीसरे लेवल पर बोलिए कि पाकिस्तान जब राज्य कारक के तौर पर विफल रहा तो उसने छद्म युद्ध की नीति अपनाई और इस छद्म युद्ध को लड़ने के लिए उसने गैर राज्य कारकों को आगे कर दिया। जब पाकिस्तान 2 युद्धों में भारत से हार गया तो उसे समझ में आ गया कि वो राज्य कारक के तौर पर भारत की सुरक्षा को सीधे चुनौती नहीं दे सकता, तो उसने सूडो वॉर यानी छद्म युद्ध की नीति अपनाई। और इसी नीति के तहत अब वो, ठीक है, किनके माध्यम से, आतंकी संगठनों के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स के माध्यम से, या फिर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, यानी गैर राज्य कारकों के माध्यम से हमारी सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश करता है या हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अब राज्य कारक गैर राज्य कारक की मदद कैसे करता है? वही पैसा देकर, प्रश्रय देकर, प्रशिक्षण देकर, प्रोपोगेंडा देकर, ठीक, ये सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से राज्य कारक गैर राज्य कारक की मदद कर सकता है। तो ये पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद, राज्य प्रेरित आतंकवाद की स्थितियों के बारे में बताया जा सकता है, जिसमें देखिए चाइना के अंतर्गत भी ये स्थिति है जहां वो राज्य गैर राज्य कारक की तरफ जा रहा है, जहां चाइना माओवादी कॉन्फ्लिक्ट को, नक्सलवाद को भारत में प्रमोट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में ज्यादा है। तो चीन की तुलना में पाकिस्तान गैर राज्य कारकों पर ज्यादा निर्भर है, जबकि चाइना, तो इसको सरल भाषा में कह सकते हैं कि चीन सीना ठोक के चुनौती देता है, पाकिस्तान पर्दे के पीछे दुबक के भारत की सुरक्षा को क्या देता है, चुनौती देता है। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी इन्हीं 2 राज्यों से, इन 2 के बाद जिनको हमने लेवल 2 पर रखा है, जिसमें एक बांग्लादेश है और दूसरा कौन है, बर्मा है। इनकी स्थितियों को समझने की कोशिश करें। बांग्लादेश के कारण के अंतर्गत सुरक्षा चुनौतियां क्यों हैं यदि पूछा जाए, बांग्लादेश, ठीक है, कैसे में फिर वही 2 हिस्से आ जाएंगे, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य हमने बता दिया, विशिष्ट बांग्लादेश के देख लेंगे कौन कौन से। तो बांग्लादेश के साथ सुरक्षा चुनौतियां क्यों हैं, उसके पीछे पहला कारण माना जाता है बांग्लादेश के साथ सीमाओं की स्थिति या सीमाओं की अस्पष्टता। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां आज भी बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाएं परिभाषित नहीं हो पाई हैं, तारबंदी नहीं हो पाई है, उनको स्पष्ट नहीं किया जा सका है। और ये इसलिए नहीं हो पाई हैं क्योंकि आविष्ट सीमाएं हैं। आविष्ट का मतलब होता है वही एक दूसरे में घुसी हुई। अब ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है। अब आप देखिए, बांग्लादेश 3 तरफ से इंडिया से घिर गया, इंडिया 3 तरफ से किससे घिर गया, बांग्लादेश से घिर गया। बताइए कैसे समाधान होगा। दूसरा संकट बांग्लादेश के साथ शरणार्थियों का है। चकमा से रोहिंग्यास तक बांग्लादेश की कमजोर स्थिति को देखते हुए बहुत सारे लोग पुश फैक्टर के तहत भारत की तरफ आकर्षित होते हैं। और ये शरणार्थी भारत की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसको हमने नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में समझाई है। बांग्लादेश के साथ जो तीसरा विवाद या तीसरा संकट है जहां पर सुरक्षा चुनौतियां जन्म लेने की स्थिति होती है, वो बांग्लादेश में उभरता इस्लामिक कट्टरपंथ है। याद रखो, जब मुजीबुर रहमान ने, आपने सर ने इमरजेंसी के बैकग्राउंड में बांग्लादेश को बहुत अच्छे से एक जनरल वीडियो में समझाया है, विकास सर ने, आप चाहें तो उसको जरूर सुने। उसमें एक भाव था कि जब मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की परिकल्पना की तो बांग्लादेश को भारत की तरह सेकुलर नेशन परसीव किया था, जहां पर हिंदुओं के, सिखों के, ईसाइयों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन व्यवहार में यह देखा गया कि धीरे धीरे बांग्लादेश भी बहुसंख्यक मुसलमानों के चलते इस्लामिक कट्टरपंथ की तर्ज पर चला गया और आज बहुत से कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठन बांग्लादेश में भी हैं जो
समय समय पर वो मुखर हो जाते हैं। और वो मुखर कब हो जाते हैं, ये पॉइंट 4 है, जब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार आती है तो बांग्लादेश के ना सिर्फ भारत से संबंध खराब हो जाते हैं बल्कि बांग्लादेश के रास्ते भारत में क्रॉस बॉर्डर टेरर या भारत के उत्तर पूर्व के उग्रवादियों को प्रश्रय, यहां की स्थितियां बनने लगती हैं। तो अगला पॉइंट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट को प्रश्रय देने के कारण भी हमारी सुरक्षा चुनौतियां क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। एक्चुअली हुआ ये कि मुजीबुर रहमान जो थे, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को सैन्य तानाशाह ने फांसी दी थी पाकिस्तान में, वैसे ही मुजीबुर रहमान को भी बांग्लादेश के एक सैन्य तानाशाह ने फांसी दी थी। अब देखिए, बांग्लादेश की सत्ता के 2 केंद्र हैं, एक शेख हसीना और एक खालिदा जिया। शेख हसीना उस मुजीबुर रहमान की बेटी हैं जिसने बांग्लादेश बनवाया और जो प्रो इंडिया था या भारत का मित्र था, लेकिन खालिदा जिया उस सैन्य तानाशाह की बीवी हैं जिसने मुजीबुर रहमान की हत्या की, इसलिए उसका स्वाभाविक स्टैंड एंटी इंडिया होगा। और इसलिए हमने कहा कि जब तक हसीना का शासन होता है संबंध हसीन होते हैं, लेकिन खालिदा का शासन आते ही संबंध में कटुता आ जाती है और भारत बांग्लादेश से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां गंभीर होने लगती। तो वो बांग्लादेश भारत की सुरक्षा चुनौतियों को आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, सीमा पार तस्करी, ठीक है ना, माफिया, गठजोड़, ठीक है, वन माफिया, खनन माफिया, इन सारे रूपों में चुनौती दे रहा है। कुछ विशेष कारण जहां से हमको बांग्लादेश के साथ सुरक्षा चुनौतियां उभरती दिखाई देती हैं या बनती दिखाई देती हैं, उसमें गौ तस्करी का मुद्दा है विशेष में, ठीक है, ये कम्युनल एंगल भी ले लेता है, ठीक। दूसरा, रोहिंग्या विवाद है। बांग्लादेश के मूल निवासी होने के बाद भी बांग्लादेश उनको स्वीकार नहीं करता है। लेटेस्ट जो है, अभी CAA कानून के तहत बांग्लादेश ने उग्र प्रतिक्रिया भले ही ना दी हो, लेकिन बांग्लादेश ने ये कहा है कि ये कानून कहीं ना कहीं बांग्लादेशी शरणार्थियों को भी क्या करेगा, टारगेट करेगा। और भारत पर फिर भारत ये दबाव बनाएगा बांग्लादेश पर कि भाई जो लोग हमारे, ठीक है ना, तो CAA के बाद NRC यदि भारत में होता है और NRC के अंतर्गत भारत में अधिकांश शरणार्थी बांग्लादेश के निकलेंगे, तो फिर बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों में कटुता आने की स्थितियां बनेंगी, जिसके बारे में दबी जुबान में वहां के प्रधानमंत्री ने कहा भी है। हालांकि अभी संबंध अच्छे हैं तो इस बारे में बहुत गंभीरता से नहीं कहा जा रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसी बात कही जा सकती है, ठीक। ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में ड्रग ट्रैफिकिंग की जो समस्या बढ़ रही है, इसको लेकर वो भारत के साथ बात करने के लिए चिंतित है, क्योंकि मिजोरम के रास्ते ड्रग ट्रैफिकिंग का जो बांग्लादेश में प्रवेश हो रहा है, तो बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी ड्रग के कारोबार से, संगठित अपराध से जुड़ रही है। और ये भी कल को यदि बढ़ता है तो ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा या चैलेंज बनकर उभरेगा। तो ये ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या भी एक गंभीर समस्या है, ठीक। अभी भी बांग्लादेश में कुछ प्रो पाक या पाकिस्तान के सिंपैथाइजर्स रहते हैं, भारत की तुलना में बांग्लादेश में ज्यादा है, क्योंकि वो तो पहले वही देश था। और ये प्रो पाक सेंटिमेंट्स के जो लोग हैं वो भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, भारत के खिलाफ सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बांग्लादेश भी किसी ना किसी रूप में भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियों को पैदा कर सकता है, और यदि वो चाहे तो भारत की सुरक्षा चुनौतियों का समाधान भी कर सकता है। जैसे हाल ही में उन्होंने एक पैसेज देकर, हमने कलकत्ता आकुरा अगरतला पैसेज देकर किया था, तो वो चाहे तो समाधान भी कर सकता है, ठीक। बांग्लादेश के बाद माइल्ड कॉन्फ्लिक्ट में जो अगला राज्य या देश हमने देखा था, उस देश का नाम है बर्मा, म्यांमार, ठीक। और बर्मा के साथ कहानी क्यों के लेवल पर तभी आती है जब बर्मा में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चैलेंज मिलता है। आंग सान सू की वहां सत्ता में है, लेकिन सत्ता से जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं तो बांग्लादेश के भारत के साथ संबंध खराब बर्मा के भारत के साथ संबंध खराब होने लगते हैं। दूसरी बात, बर्मा पर बढ़ता चीनी प्रभाव भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, और चीन बर्मा में भारी पैमाने पर निवेश कर रहा है। आइलैंड, कोको आइलैंड की बात बताई मैंने, सितवे पोर्ट की बात बताई, तो ये सुरक्षा चुनौती यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में सबसे प्रमुख देश जो है वो बर्मा बनकर उभर रहा है। हाल के दिनों में बर्मा
के अंतर्गत भारत में जो ठीक भारत के मुस्लिम्स को लेकर जो कंसर्न बर्मा ने या बर्मा के नेताओं ने व्यक्त किया है, इससे भी भारत बर्मा के संबंधों में कहीं ना कहीं कड़वाहट की स्थिति आई है, जो भविष्य में सुरक्षा चुनौतियों को जन्म दे सकता है। बर्मा पर यह आरोप है कि वो नॉर्थ ईस्ट के विद्रोहियों को, विशेषकर NSCN, पनाह देता है। आपको पता होगा उरी मूवी में हमने दिखाया था कि मणिपुर से जो आतंकी हमारे सैन्य बलों पर हमला करते हैं वो बर्मा जाते हैं, जहां जाकर हमने अपनी पहली सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ठीक, बर्मा के साथ जो सजातीय सीमाएं हैं, उन सजातीय सीमाओं में गोल्डन ट्रायंगल से आने वाला ड्रग और आर्म्स, ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि जो बर्मा है वहां पर जो अराकान योमा के दोनों तरफ समान स्वरूप वाले लोग रहते हैं और वो लोग आसानी से ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग के कारोबार में संलग्न हैं। तो बर्मा इज बिकमिंग अ न्यू डेस्टिनेशन ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, या पैसेज जो है, जो बर्मा के रास्ते भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, इससे भारत की सुरक्षा चिंताएं लगातार गंभीर हो रही हैं, ये कहा जा रहा है। इसलिए बर्मा भी ये भी एक सुरक्षा चिंता के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक, बर्मा में बढ़ता माओइस्ट इम्पैक्ट, यानी जब लेफ्ट या माओवाद का प्रभाव बर्मा में बढ़ता है तो ये भी भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। माइल्ड चुनौती है तो हमको हर राज्य से जोड़कर थोड़ी थोड़ी बातें बतानी पड़ेंगी। यहां मैंने अब क्यों और कैसे वाला मामला भी खत्म कर दिया। मैं क्यों बता दे रहा हूं, उसी में कैसे डाल देंगे। बाकी कैसे की कमी पड़े तो आप बता देना, इससे उग्रवाद आएगा, इससे तस्करी आएगी, वही गाना आप गा सकते हैं। तो ये कहानी हुई किसकी? बर्मा की। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास दो एग्रेसिव स्टेट्स हैं, दो माइल्ड स्टेट्स हैं जिनसे हमारी सुरक्षा को चुनौती मिलती है। अब जो दो देश हमारे बच जा रहे हैं, नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान के साथ सुरक्षा चुनौतियां जो हैं, उन सुरक्षा चुनौतियों के दो आयाम हैं। पहला आयाम जो है वो ओपन बाउंड्रीज से जुड़ता है, और जब भी आपकी खुली सीमाएं होंगी तो वो तस्करी को आमंत्रित करेंगी, उनके रास्ते डंपिंग प्रभावी होगी। तो इन खुली सीमाओं के रास्ते तस्करी हो रही है। इन खुली सीमाओं के चलते नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी का तेजी से को पैसेज मिल रहा है। इन खुली सीमाओं के चलते ही चीन यहाँ से डंपिंग कर रहा है। उन खुली सीमाओं के चलते ही शरणार्थी, अवैध शरणार्थी भारत में प्रवेश कर रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि नेपाल भूटान में ISI, ठीक, माओवादी इनके सेंटर या केंद्र बन गए हैं। इनके कारण भी भारत की सुरक्षा को चुनौती मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी, जिसमें उल्फा उग्रवादियों का जो संकट था, तो मैंने बताया था कि भूटान में हमने ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया था उल्फा को बाहर करने के लिए। और नेपाल से जुड़ी घटना आपको याद करनी हो तो आपको पता होगा, एयर इंडिया का विमान जो IC-814 हम बात करते हैं, ये नेपाल यानी काठमांडू एयरपोर्ट से ही हाईजैक किया गया था। तो सुरक्षा चुनौतियों को दिखाने के लिए हमारे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। इसके अलावा नेपाल और भूटान के रास्ते आने वाली रिवर्स जो हैं, इन नदियों के लेकर जो यदि विवाद बनता है तो आगे चलकर भारत में ये भारत की जल सुरक्षा के लिए खतरे की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा इन देशों में भारतीय मूल के लोग बड़े व्यापक पैमाने पर रहते हैं, नेपाल की अर्थव्यवस्था पर, भूटान के क्षेत्रों में। तो भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा, ये भी भारत की सुरक्षा चुनौतियों में एक महत्वपूर्ण आयाम है कि हम किस तरीके से इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा कर सकें। तो ये सारे आयाम आप यहां पर बता देंगे। इस्लामिक टेरर से जुड़े आतंकी संगठन भी अब यहां पैर पसार रहे हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए चिंता है। जो हमने बताया था, ISI हो, माओइस्ट के केंद्र हो, तो ये सब नेपाल भूटान के कंसर्न में है। और सबसे मेन बात, अब यहां पर भी चाइना अपना दखल बढ़ा रहा है। हालांकि भारत की नीतियों के कारण वो इतना सफल नहीं रहा है। तो आप इन 8-10 कारणों को इकट्ठा करके बता सकते हैं कि नेपाल के साथ खुली सीमाएं और नेपाल पर बढ़ता चीनी प्रभाव और नेपाल में बढ़ता इस्लामिक और माओवादी प्रभाव, ये सब भारत की सुरक्षा चिंताओं को जन्म दे सकता है।
ठीक है। तो ये राज्य कारकों के अंतर्गत अलग अलग राज्य हमने बताए कि वो किस तरीके से भारत की सुरक्षा को चुनौती पहुंचाते हैं, ठीक है। अब इन्हीं देश राज्यों के अंतर्गत जो हम इनकी बात करें, श्रीलंका है, मालदीव है या इंडोनेशिया है, तो वहां पर भी लगभग यही बातें आपको दिखाई देंगी। चाहे इनको भी हम माइल्ड के अंतर्गत रखते हैं। पहला, चीन की इनसर्कलिंग इंडिया पॉलिसी का प्रभाव, ये म्यांमार में भी है, ये इंडोनेशिया में भी है और ये मालदीव में भी है। दूसरा, इन देशों में इस्लामिक आतंकवाद का प्रभाव, तो एक चीन हो गया, एक इस्लामिक आतंकवाद हो गया, ठीक है। तीसरे लेवल पर आप ये बता सकते हैं कि हिंद महासागर में प्रभुत्व की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में भी इन देशों के साथ संघर्ष की समस्या बनती है, या संघर्ष देखा जा सकता है कि भारत जब भी हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश करता है तो ये देश स्वाभाविक रूप से इसके खिलाफ होते हैं। श्रीलंका के साथ मछुआरों का संकट है, श्रीलंका के साथ एडम्स ब्रिज या राम सेतु को काटकर जो हम सेतु समुद्रम परियोजना बनाने वाले थे उसको लेकर संकट है, श्रीलंका के साथ कच्चातीवू आइलैंड का संकट है, ठीक। श्रीलंका के साथ ऐतिहासिक लिट्टे बनाम सिहली, तो लिट्टे आतंकवाद का संकट है। तो श्रीलंका के साथ ये 3-4 बिंदुओं को आप और जोड़ सकते हैं, ठीक। और जो आपका मालदीव है, मालदीव में हमने कहा कि अब प्रो चाइना गवर्नमेंट के आने से, श्रीलंका और मालदीव दोनों में हमने ये कोशिश की है कि प्रो इंडिया गवर्नमेंट हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद प्रो चाइना गवर्नमेंट के आने से भी हमारी सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि इन जगहों पर यदि चीन के सैन्य अड्डे बन जाते हैं तो भारत न सिर्फ घिर जाएगा बल्कि बंद भी हो जाएगा। इसलिए सुरक्षा चिंताएं गंभीर रूप से दिखाई देंगी। तो IR से जोड़कर आप राज्य कारकों से होने वाली सुरक्षा चिंताओं का वर्णन कर सकते हैं। तो भारत से जुड़े राज्य कारक की चिंताओं के बाद हम भारत से जुड़े उन गैर राज्य कारकों की सुरक्षा चिंताओं पर विचार करना चाहेंगे कि वो गैर राज्य कारक कौन से हैं जो भारत को अलग अलग तरीके से सुरक्षा चुनौतियां दे रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो गैर राज्य कारक हैं, नॉन गवर्नमेंटल, ठीक, फैक्टर्स जो सिक्योरिटी चैलेंजेस को दे रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने पहले टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की। लेवल 2 पर हमने एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात की। एथनिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब धर्म, जाति, भाषा, नस्ल पर बने समुदाय। लेवल 3 पर इसके अंतर्गत हमने इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स की बात की। अंतर सरकारी निकाय, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर देखे जा सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के तौर पर देखे जा सकते हैं। लेवल 4 पर यदि हम चर्चा करें तो हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर सकते हैं, वो क्षेत्रीय संगठन जो भविष्य में भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टेट फैक्टर सदस्य होते हैं, लेकिन उन्हें स्टेट नहीं, वो इंटर गवर्नमेंटल है, इस रूप में देखा जाएगा, ठीक। लेवल 5 के अंतर्गत हम सिविल सोसाइटी के अंतर्गत मेनली वेरियस NGOs को दे सकते हैं जो अलग अलग तरीकों से हमारी सुरक्षा को चुनौतियां देने की बात करती है। अलग अलग गैर सरकारी संगठन जिनके माध्यम से सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो रही हैं, ठीक। और लेवल 6 के अंतर्गत हम उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देख सकते हैं, MNCs को दे सकते हैं, जो भारत की आर्थिक सुरक्षा को चुनौती देती नजर आ रही हैं। अब यदि इन सब के एक एक उदाहरण भी दे दोगे तो आप बता दोगे कि गैर राज्य कारक भारत की सुरक्षा को कैसे चुनौती देते हैं या गैर राज्य कारकों द्वारा किस तरीके से भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आतंकी संगठन सुरक्षा को कैसे चुनौती देते हैं और क्यों चुनौती देते हैं, यह मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं, ठीक है। यहां पर आपको पढ़ना है या लिखना है आतंकवाद का प्रभाव। मैंने बताया था आपको, जान माल की असुरक्षा से लेकर भय के मनोविज्ञान से लेकर आतंकवाद में पढ़ा चुका हूं मैं। एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें धर्म, जाति, भाषा, नस्ल
या क्षेत्रीय पहचान से जुड़े संगठन यानी हित और दबाव समूह होते हैं, ये सब राष्ट्रीय हितों के ऊपर यानी राष्ट्रीय हितों से ज्यादा महत्व किसको देंगे, या राष्ट्रीय हितों के ऊपर अपने जातीय या सांस्कृतिक हितों को महत्व देंगे। और इसीलिए इन सब के चलते देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, देश को क्षति पहुंचा सकते हैं, या अपनी मांगों के चलते पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे आप सुनते होंगे अलग अलग आरक्षण के आंदोलन, अलग अलग जातिवाद से जुड़े आंदोलन आपने सुना होगा ना, गुर्जर सेना रणवीर, सेना भीम, सेना राम रहीम की, सेना महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, गुजरात में पटेल आंदोलन, ठीक, हरियाणा राजस्थान में जाट आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, ठीक है। तो ये जो आंदोलन हैं, जो न धर्म जाति भाषा नस्ल, ये ओपनली देश की सिक्योरिटी को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, जो हम अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर देखते हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत वो संगठन आते हैं जो भारत पर ये दबाव बनाते हैं कि वो वैश्विक हितों के लिए राष्ट्रीय हितों से समझौता करे। ये WTO हो सकता है, ये IPCC हो सकता है, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ये UN सिक्योरिटी काउंसिल हो सकता है, यूनाइटेड नेशन से जुड़ी अलग अलग संस्थाएं हो सकती है, ये UNDP हो सकती है, ये यूनेस्को हो सकती है। आपको सिर्फ ये बताना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेशर में जब हम अपने सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो उसकी सुरक्षा तो कहीं ना कहीं खतरे में है, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। और जब भारत के खिलाफ कोई रीजनल गुट बने, जैसे पाकिस्तान अभी एक गुट बनाने की कोशिश कर रहा है, या दुनिया के ताकतवर संगठन, क्षेत्रीय संगठन, चाहे वो आप G8 को तो नहीं लें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो या IOC बोलते हैं, ठीक है, मुस्लिम देशों का जो समूह है, या SCO, क्योंकि इसमें तीनों रूस के अलावा चीन और पाकिस्तान भी हैं, शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, कई बार आसियान भारत होते हुए भी भारत के खिलाफ बातें यहां पर की जाती हैं, तो चाहे आसियान का मंच हो, ठीक, या इवन कई बार सार्क, बिम्स्टेक, इंडियन ओशन रिम जैसे मंच हो, जहां पर हमारे पड़ोसी देश ये कहें कि भारत बिग ब्रदर सिंड्रोम हमारे ऊपर है, यानी भारत जबरदस्ती हमारा बड़ा भाई या बाप बनने की क्या करता है, कोशिश करता है। इसको कहते हैं बिग ब्रदर सिंड्रोम। तो बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रसित जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के लिए चुनौती बनकर उभरेंगे या सुरक्षा को चुनौती प्रदान करेंगे। एनजीओज पर आरोप है कि वो भारत के अंदर असंतोष को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, भारत के अंदर टेरर को फंड करते हैं, भारत के अंदर ब्रेन वॉश करते हैं, भारत के अंदर आप ये कह सकते हैं स्लीपर सेल तैयार करते हैं, भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को जन्म देते हैं या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न होते हैं, ये भारत के अंदर अर्बन नक्सल्स का सपोर्ट करते हैं, ये कश्मीर के आतंकियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, ये ह्यूमन राइट्स के नाम पर सेना और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। आपने सुना होगा मोदी सरकार ने बहुत सारे एनजीओज की फंडिंग बंद कर दी है या बहुत सारे एनजीओज को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इनके पीछे यही कारण थे। इवन एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रति सरकार की नाराजगी कई बार जाहिर हुई है, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली संस्था है, ठीक। तो देश के अंदर के एनजीओज हों, देश के बाहर के एनजीओज हों,
इन सब पर समय समय पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो यदि भारत को रेटिंग में कई बार कम दिखा देती है कोई संस्था, तो उससे भी सरकार की नाराजगी जाहिर हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि ये सारी संस्थाएं यदि देश के अंदर अंतर्विरोध को बढ़ाने के लिए काम करती हैं तो इन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जाकिर नाइक के संगठन को इसी श्रेणी में रखा जाएगा, सिमी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को इसी श्रेणी में रखा जाएगा। भारत में जितने भी संगठन प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट के तहत प्रतिबंधित हैं वो इसी के अंतर्गत रखे जाएंगे। रही बात बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां सिर्फ इकोनॉमिक कंट्रोल करके सुरक्षा को चुनौती नहीं दे रही हैं। ये कहा जा रहा है कि ये बहुत से अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनैतिक व्यापार की प्रणालियों को अपनाकर देश के कानूनों को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक, और इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्गत क्या कहेंगे, कैपिटल फ्लाइट की समस्या, भारत से पूंजी पलायन की समस्या, आर्थिक भगोड़ों को समर्थन देना, या भारत के अंतर्गत जो इनका पैसा है इन पर भी आरोप है कि ये अपनी सुरक्षा के लिए कई बार ऐसे लोगों को फंड कर देती है जो आगे चलकर देश की सुरक्षा को क्या करती हैं, नुकसान। क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है, तो मान लो कहीं नक्सली हैं, कहीं नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी हैं, वहां पर यदि इन कंपनियों के आउटलेट्स हैं तो ये कंपनियां ये कोशिश करेंगी कि उनको नुकसान ना हो, लेकिन उनके द्वारा दिए गए पैसे से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को पूरा किया जा सकता है। तो आप ऐसे 6-7 स्वरूपों में यदि बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो नॉन स्टेट फैक्टर्स हैं ये देश के बाहर से काम करें या देश के अंदर से। भाई ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ बाहर से काम करेंगी, कुछ देश के अंदर से। कुछ आतंकी संगठन आईएस जैसे बाहर के हैं और कुछ आतंकी संगठन देश के अंदर भी हैं, चाहे वो खालिस्तान से जुड़े हों, कश्मीर से। तो देश के बाहर से काम करें या देश के अंदर से, ये अलग अलग रूपों में देश की सुरक्षा चुनौती को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अलग अलग रूप में देश की सुरक्षाओं को, ठीक है, के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। तो ये हो गया राज्य कारकों के बाद गैर राज्य कारक। भारत में उदाहरण सहित बता दीजिए कि आप कौन कौन से ऐसे गैर राज्य कारक हैं जो हमारी सुरक्षा को चुनौती देते हैं। चलिए, तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य कारक अपने तरीके से और गैर राज्य कारक अपने तरीके से सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देते हैं, और भारत के संदर्भ में राज्य कारकों में ये देश और गैर राज्य कारकों में ये संस्थाएं भारत की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। लेकिन आज यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सुरक्षा चुनौतियां राज्य कारकों के कारण हैं या गैर राज्य कारकों के कारण, तो आप बोलेंगे दोनों के कारण हैं। और सच बात तो यह है कि मैंने आपको शुरू में ही बतलाया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि अब राज्य कारक सामने आकर चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, और इसलिए अब राज्य कारक सामने से नहीं पर्दे के पीछे से चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब राज्य कारक गैर राज्य कारकों को क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि वो सुरक्षा को चुनौती दें। तो भारत के संदर्भ में भी ये पूछा जा सकता है कि भारत में राज्य कारक गैर राज्य कारकों को क्यों और कैसे प्रेरित कर रहे हैं। तो भारत के संदर्भ में यह पूछा जाए कि गैर राज्य कारकों को राज्य कारक क्यों प्रेरित कर रहे हैं, तो वो सभी कारण भारत के संदर्भ में भी लागू होंगे। क्यों के संदर्भ में, क्योंकि अब भारत के संदर्भ में आज भारत सभी राज्य कारकों की जरूरत है। भारत का बड़ा बाजार आज हर देश की जरूरत है। इवन चाइना जैसा देश भी, हमने कहा ना, भारत के बड़े बाजार के चलते अब भारत से सीधे संघर्ष करना नहीं चाहता। दूसरी बात, अब भारत एक सैन्य शक्ति के रूप में बहुत ताकतवर है, और राज्य कारकों से लड़ाई में भारत से जीतना उतना संभव नहीं है। भारत परमाणु शक्ति के रूप में है, न्यूक्लियर पावर स्टेट के रूप में है, और ऐसे में भारत के साथ सीधे चुनौती देना संभव नहीं है।
भाई चीन के पास इतने बम हैं कि हमको 10 बार खत्म करेगा, हमारे पास इतने हैं कि उसको 2 बार करेंगे। खत्म कितनी बार करना है? 1 बार। ठीक है। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि भारत की अब जो फॉरेन पॉलिसी है वो गांधी से हटकर सुभाष पर चली गई है, और अब भारत ने दुनिया में सॉफ्ट से हार्ड स्टेट की स्थिति को अपना लिया है। और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह कहा जा रहा है कि राज्य कारक के तौर पर भारत के प्रति यदि नजर टेढ़ी की तो भारत का जवाब भी उतना ही गंभीर मिलेगा। भारत ने बहुत सारी जगहों पर अब यह दिखाया है कि भारत राज्य कारक की चुनौती को सहन नहीं करेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण चीन के प्रति डोकलाम और पाकिस्तान के प्रति बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक है। और इसीलिए भारत के संदर्भ में अब राज्य कारक उतना प्रभावी होकर काम नहीं करते। समझ में आ रही बात? ठीक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा भी वो एक कारण है कि राज्य कारक भारत के साथ सीधे संघर्ष नहीं चाहते। आप देखिए कि कश्मीर पर हमने जो निर्णय लिया या जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद हमारे एक बड़े शत्रु देशों का समूह खड़ा होना था, लेकिन जितने सुंदर तरीके से हमने डिप्लोमेटिकली इसको मैनेज किया, और तुर्की और मलेशिया भी बाद में इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए कि हाँ भाई हम तो मजबूर हैं, हमने डिप्लोमेटिकली जिस ढंग से उन पर नियंत्रण किया। तो आप ये बता सकते हैं कि अब राज्य कारक भारत के साथ आमने सामने किसी भी मंच पर या किसी भी तरीके से लड़ाई लड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, और इसलिए राज्य कारकों से होने वाली चुनौतियां भारत के संदर्भ में अब सीमित नजर आती हैं। नेक्स्ट, इंडियन ओशन में भारत ने समुद्री डकैती से लड़ने के लिए, ठीक, ट्रेड रूट की सुरक्षा के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो काम किए हैं वो काम बहुत सराहनीय है, प्रगतिशील है। और हिंद महासागर के तटवर्ती देश अपनी कई ज़रूरतों के कारण भारत से जुड़कर रहना चाहते हैं। तो श्रीलंका की अपनी मजबूरियां हैं, मालदीव की अपनी मजबूरियां हैं, ठीक, इंडोनेशिया की अपनी मजबूरियां हैं, जिसके चलते भारत के प्रति दुराभाव भी हो तो भी वो भारत के साथ सीधा संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है। और ऐसी स्थिति में हमने कहा कि राज्य कारक अब सीधे लड़ नहीं सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? समझ में आया? इसलिए उन्होंने तय किया है कि अब वो राज्य कारक सीधे काम नहीं करेंगे, अब वो गैर राज्य कारकों के माध्यम से भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि भारत के हॉस्टाइल नेशन ने, भारत के शत्रु देशों ने भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध, स्यूडो वॉर छेड़कर रखी है, जिसके अंतर्गत वो खुद सामने नहीं आते हैं। वो किसको सामने लाते हैं? नॉन स्टेट फैक्टर्स को। पाकिस्तान का नॉन स्टेट फैक्टर हमें कारगिल में दिखाई दिया, और कश्मीर के टेरर आउटफिट्स में दिखाई देता है, या आईएसआई प्रेरित एक्टिविटीज में दिखाई देता है। चाइना का नॉन स्टेट फैक्टर हमें माओइस्ट सपोर्ट में नजर आता है, ठीक। भारत के बाजारों पर मल्टीनेशनल या डंपिंग के माध्यम से कब्जे के अंतर्गत नजर आता है। भाई स्टेट नहीं, वो किसके माध्यम से काम कर रहा है? नॉन स्टेट फैक्टर्स के माध्यम से काम कर रहा है। तो ये डंपिंग के तौर पर नजर आता है। ढेर सारी चाइनीज कंपनियों के माध्यम से भारत पर नियंत्रण में नजर आता है। तो ये भी नॉन स्टेट फैक्टर की बात है, ठीक। श्रीलंका जो है वो तमिल दबाव समूहों को केंद्र बनाकर ये कहता है कि भारत श्रीलंका में आतंकवाद वगैरह या श्रीलंका में लिट्टे के रिवाइवल के लिए काम कर सकता है, और इसलिए श्रीलंका का भी ये मानना है कि ये नॉन स्टेट फैक्टर है जो कल को भारत श्रीलंका के बीच संकट का या समस्या का क्या बन सकता है? कारण बन सकता है, ठीक। बर्मा के रास्ते रोहिंग्या समूह एक नॉन स्टेट फैक्टर के रूप में हमारी सुरक्षा चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है।
तो रोहिंग्या समूह की भूमिका यहां पर बताई जा सकती है। ठीक, नेपाल की बात करें तो नेपाल में जो इंडियन लॉबी है वो अपने हितों के लिए कई बार भारत सरकार पर दबाव बनाती है, जिससे भारत के हित प्रभावित होते हैं। तो नेपाल स्थित इंडियन लॉबी यदि अपने हितों के लिए भारत से कुछ समझौता करने पड़े तो इंडियन लॉबी का दबाव कहीं ना कहीं नॉन स्टेट फैक्टर के रूप में भारत की सुरक्षा के लिए चिंता या चुनौती का कारण बन जाएगा। और ये चुनौती भी कई बार हम अलग अलग मंचों से देखते रहते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि भारत के मित्र राष्ट्रों की बार्गेनिंग, ब्लैकमेलिंग कि चीन की गोदी में बैठ जाएंगे, सौदेबाजी और ब्लैकमेलिंग, ये भी नॉन स्टेट फैक्टर्स के माध्यम से की जाती है। और इस तरीके से आप ये देखते हैं कि जब देश सीधे भारत को सुरक्षा चुनौती नहीं दे सकता तो वो विभिन्न नॉन स्टेट फैक्टर्स का फायदा उठाते हुए भारत की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश करता है। जैसे पाकिस्तान द्वारा इंटरनेशनल मंचों पर भारत के खिलाफ मुद्दों को, कश्मीर जैसे मुद्दों को उठाया जाना, या चाइना के द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की मांग को क्या किया जाना, वीटो किया जाना, ये भी स्टेट नहीं, किसके अंतर्गत देखा जाएगा, नॉन स्टेट फैक्टर्स के अंतर्गत देखा जाएगा कि वो कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां तक बात रही टेरर आउटफिट्स के द्वारा नुकसान पहुंचाने की, तो राज्य कारक आतंकी गैर राज्य कारकों को ठीक अपना नैतिक समर्थन देते हैं, अपना आर्थिक समर्थन देते हैं, अपना सैन्य समर्थन देते हैं। नैतिक मतलब तुम आजादी के मसीहा हो, लड़ो। आर्थिक मतलब कितना पैसा चाहिए हम देंगे, कोई चिंता नहीं है, तुम लड़ो। सैन्य मतलब हथियार देंगे, ठीक है। इनफैक्ट अपना नागरिक समर्थन देते हैं, प्रशिक्षण वगैरह देने की। अपना ठीक क्या कहेंगे, भौगोलिक समर्थन देते हैं कि हम तुमको क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो नैतिक समर्थन देना, आर्थिक समर्थन देना, सैन्य समर्थन देना, नागरिक समर्थन देना, यानी पाकिस्तान की जनता एक आवाज में कहे कि हम तुम्हारे साथ हैं। उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने का काम करना, इस ढंग से वो काम करते हैं, ठीक। इसके अलावा ब्रेन वॉश की फैक्ट्रीज चलाने में, स्लीपर सेल तैयार करने में, ठीक है, या फिर उन देशों को शत्रु देशों तक पहुंच प्रदान करने में, प्रश्रय प्रदान करने में, पेनिट्रेट करने में राज्य कारक गैर राज्य कारकों की क्या करते हैं, मदद करते हैं। कई अवसरों पर तो यह भी देखा गया है कि राज्य कारक गैर राज्य कारकों में गठजोड़ बनाने का काम करते हैं, जैसे विभिन्न आतंकी संगठनों को आपस में जोड़ दिया जाए। ऐसा कहा जाता है कि चाइना की प्रेरणा पर ही 2004 में नक्सल महापंचायत हुई थी, जहां पर सारे नक्सलवादी संगठन आपस में एकजुट हो गए थे। इसी प्रकार पाकिस्तान की प्रेरणा पर संभव है कि कश्मीर के आतंकी संगठन आपस में एकजुट हो जाएं, यानी राज्य कारक गैर राज्य कारकों को, आतंकी कारकों को एकजुट बनाने का भी काम करते हैं ताकि उनकी लड़ाई डाइल्यूट ना हो। तो यह भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि राज्य कारक गैर राज्य कारकों की मदद क्यों करते हैं, मैंने यहां बताया, कैसे करते हैं ये आप बता सकते हैं। तो यही होगा राज्य कारक गैर राज्य कारक के माध्यम से भारत की सुरक्षा को चुनौतियां। चूंकि इस संदर्भ में लिटरेचर का नितांत अभाव है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को ढेर सारे डायमेंशंस में खोलकर बताने की कोशिश की है। तो आशा है कि अब आप एक एक करके उन सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे।